जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागी क्लासेस में। जो भी छात्र छात्रा बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में देंगे उनके लिए ये वीडियो जरूर वीडियो सभी को आज हिस्ट्री का करीब आपका 50+ क्वेश्चन यानी 50+ प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि आपके प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से 100% ये सभी महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अगर जो भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है तो उसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, लाइव चैट में दे सकते हैं। इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसे देख लेते हैं इसको, आपका एक भी प्रश्न जो है बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में नहीं छूटेगा, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। तो सर इससे पहले हमने जो 59 क्वेश्चन करा चुके हैं तो वो देख लीजिएगा। अगला नंबर है आपका 60 का। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ, तो आप सभी लोगों को बताना है। तो 60 का करेक्ट ऑप्शन कालीबंगा में। 60 का यानी जिनका भी बी है उनका करेक्ट ऑप्शन आपका कालीबंगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, ये आप सभी लोगों को बताना है। 61 का करेक्ट ऑप्शन जिनका भी ए है, 61 का करेक्ट ऑप्शन नवपाषाण काल, उनका राइट आंसर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं तो 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का कि भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य जो है कृषि के, कौन किसके, तो कृषि के सबसे प्राचीनतम यानी पुराना साक्ष्य यानी कहाँ प्राप्त हुआ है, तो आप सभी लोगों को बताना है। तो 62 का करेक्ट ऑप्शन 60 बता दिए, 61 बता दिए। अब 62 का करेक्ट ऑप्शन मेहरगढ़ जो है भारतीय महाद्वीप के सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिला है, मेहरगढ़, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कौन सा एक उपकरण मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा एक उपकरण जो मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है। तो 63 का करेक्ट ऑप्शन क्रोड उपकरण आप सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, आप सभी लोगों को बताना है। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो 64 का करेक्ट ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी लोगों को 65 का बताना है। 64 का आपको हम बता दिए, अब 65 का आप सभी लोगों को बताना है। तो 65 का करेक्ट ऑप्शन जिनका भी मध्य पाषाण काल यानी जिनका भी डी है उनका 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कृत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कैसे, आप सभी लोगों को बताना है। तो 66 का जिनका भी करेक्ट बी है उनका राइट आंसर, जिनका भी बी है उनका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था। पहिए का आविष्कार यानी पहिए का आविष्कार कब हुआ था, आप सभी लोगों को बताना है। तो 67 का जिनका भी आप सभी का क्या 67 का जिनका भी बी है, मध्य पाषाण काल में पहिया का खोज हुआ था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, पहिया का आविष्कार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम भारत की प्रथम पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की थी। तो 68 का राइट आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखा था कहाँ, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखा था, आप सभी लोगों को बताना है। तो राइट आंसर कौटिल्य राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है। वर्ष 1776 जो है किसके लिए जाना जाता है। तो 70 का राइट आंसर सी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा आप सभी ने वर्ष 1776 जाना जाता है। आप सभी लोगों को यह बात याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 71 की वाटरलू की लड़ाई का वर्ष, यानी वाटरलू की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 71 का राइट आंसर। जिनका भी 1815 है, करेक्ट ऑप्शन उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। धन निकासी का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? तो 72 का राइट आंसर। जिनका भी है दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी। जिनका भी ये है उनका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? गदर पार्टी जो थे उनके प्रवर्तक कौन थे? आप सभी लोगों को लाला हरदयाल, डीसी पाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह को गदर पार्टी के प्रवक्ता कौन थे? आप सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 73 का जिनका भी सी है, लाला हरदयाल, आप सभी लोगों का करेक्ट है। 73 का जिनका भी सी आया उनका करेक्ट ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? बैरम खान ने जो है किस बादशाह के लिए 4 यानी 4 ईयर मान सकते हैं तक शासन की देखभाल की थी? तो 74 का जिनका भी ये है अकबर बैरम खान देखभाल की 4 वर्ष, तो किसके लिए? अकबर के लिए। आप सभी लोगों को याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? भारत में मुगल शासन की स्थापना जो है किस युद्ध के बाद हुई? तो आप सभी लोगों को बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल शासन का स्थापना हुआ। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? सोमनाथ मंदिर कहाँ है यह भी पूछ सकता है। तो सोमनाथ मंदिर अगर हम आपको बताए हैं तो सोमनाथ मंदिर जो वो गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात। ये आपको याद रखना है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में। तो सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी कौन था? तो आक्रमणकारी कौन था? आप सभी लोगों को बताना, विदेशी आक्रमणकारी। तो 76 का राइट आंसर डी, महमूद गजनबी करेक्ट ऑप्शन डी। जिनका भी डी है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना आपको कि आप पूछ रहा कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? शक संवत का प्रारंभ हुआ 77 का भी 78 ईस्वी। आप सभी लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है कि आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा है? आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा है? तो 78 का जिनका भी है राइट आंसर उनका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी? हड़प्पन लिपि जो उसके निकट यानी सबसे निकट यानी पास प्रतीत यानी होने वाली भारतीय लिपि कौन सी? आप सभी लोगों को बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी। जिनका भी बी है उनका करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। फ्रांस की क्रांति का नारा किसने दिया था? फ्रांस की क्रांति का नारा था क्या था? ये भी पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, तो आप सभी लोगों को बताना है। तो 80 का राइट आंसर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। राइट आंसर जिनका भी है उनका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? आप सभी लोगों को बताना है। तो 61 का जिनका भी आप सभी का सी है उनका करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82 का है कि चीनी यात्री फाहन की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश के शासक कौन था? आप सभी लोगों को बताना है। तो 82 का जिनका भी बी आया चंद्रगुप्त द्वितीय उनका करेक्ट ऑप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है चीनी यात्री था। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितने लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो 3। जिनका भी 83 का सी है 3 लिपि का प्रयोग किया गया, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? 84 का सी गौतमी प्रजापति। यानी बौद्ध संघ में
प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी प्रजापति, ये आपको याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कितना? 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखना कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियों कहा गया है? तो आप सभी लोगों को बताना है प्रजापति। प्रजापति करेक्ट ऑप्शन। वैदिक साहित्य में जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति देवता की दो पुत्रियों कहा गया है, यानी राइट आंसर डी है, जिनका भी 85 का डी उनका करेक्ट ऑप्शन। तो हमें उम्मीद है कि आपको जितना आज ऑब्जेक्टिव कराए ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि जो भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे आपके प्रवेश परीक्षा में नहीं छूटेगा। ये आपको याद रखना है। हम आपको भरोसा 100% गारंटी वादा भी करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।